सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम है अजय, अजय विजय। सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने। आज इनकी कुंडली लेकर के आया हूँ। इनका नाम राधे कृष्ण है। ये कुंडली आई है राजस्थान जयपुर से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। इस कुंडली में आपको ये देखने को मिलेगा कि कैसे जल्दी से ही व्यक्ति अपने पैरों पर खड़ा होना चाहता है। उसमें कई बार वो असफल भी होता है, सफल भी होता है। आप लोगों ने एक बात इस कुंडली में देखी होगी, लग्न 8 नंबर का बना है, नवांश 8 नंबर का बना है और दशमांश कुंडली भी 8 नंबर से बनी है। और चंद्रमा जो हैं वो शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के हैं। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा होते हैं शुभ ग्रह, नहीं पाप ग्रह। शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि के चंद्रमा जब होंगे पाप ग्रह तो व्यक्ति को व्यापारिक दृष्टिकोण देंगे और ऐसे में व्यक्ति को कई जगह से परेशानी मिलती है। मैं आपको एक बड़ी अद्भुत बात बताऊं, ये शनिवार को जन्मे हैं, जिसके कारण व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत असमंजस में व्यक्ति के जीवन को देखा जाता है बीतते हुए। राहु गुरु को देख रहे हैं, गुरु राहु को देख रहे हैं, इस वजह से निगेटिविटी थोड़ी रहेगी। हालांकि गुरु धन भाव के अधिपति होकर के नीच के बैठे, इस वजह से मेहनत करने के बाद व्यक्ति को धन मिलेगा और अपने रोजगार से ही खुद के द्वारा जो अपना काम है, क्योंकि धन भाव के अधिपति ने सप्तम भाव को देखा है और सप्तम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में शुक्र, छठवें भाव में अष्टम भाव के अधिपति को देखा है। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूँ, मैंने ये चीज़ देखी, ये बड़ी गहरी बात है कि जब कभी भी जन्म कुंडली में 8वें भाव के अधिपति और 6वें भाव के अधिपति या 12वें भाव के अधिपति एक साथ युति करके किसी भाव में बैठ जाते हैं तो बड़ा परेशान करते हैं। इनकी कुंडली में यही समस्या बनी है। व्यक्ति अपनी समस्या समझ ही नहीं पा रहा है कि उसे करना क्या है और वास्तव में उसे क्या करना है। यहाँ व्यक्ति झूठा नहीं है और जालसाज भी नहीं है। वो अच्छे तरीके से धन कमाना चाहता है, अपने बुद्धि को वो निर्मल बना करके रखना चाहता है, पर परिस्थितियाँ साथ देती नहीं है। क्यों नहीं देती? आपकी कुंडली में भाग्य भाव का अधिपति अष्टम में बैठा, पहले ही भाग्य भंग योग लगा और भाग्य का कारक पहले ही नीच का है। द्वितीय नंबर पे देखने पे बात बन रही है कि मंगल इनकी कुंडली में गुरु का नीच भंग कर रहे हैं। मंगल यहाँ लग्नेश होते हैं और उसके अतिरिक्त जन्म कुंडली में 6वें भाव के अधिपति होकर के पापी भाव के रूप में और पापी ग्रह के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। और मंगल अगर जन्म कुंडली में अपनी राशि के बैठे रहेंगे तब वो पापक ग्रह के रूप में नहीं बनेंगे, मतलब तब वो पापक ग्रह नहीं कहे जाएंगे। लेकिन अगर मंगल जन्म कुंडली में शत्रु के घर में बैठेंगे तो पापक हो जाएंगे। लेकिन यहाँ मंगल लग्न के अधिपति होकर के अष्टम भाव जन्म कुंडली में दशम स्थान में दिग्बली है। ये स्थिति व्यक्ति के जीवन में धन को अपनी तरफ खींचने वाली होती है और व्यक्ति स्वयं भी अपने जीवन में धन की तरफ आकृष्ट होने वाला होता है। राहु का प्रभाव गुरु पे, राहु का प्रभाव सूर्य और शनि दोनों पे प्रभावित कर रहा है। इस वजह से चूंकि जन्म कुंडली वृश्चिक लग्न की है तो यहाँ चंद्रमा भी अच्छे होंगे, सूर्य भी अच्छे होंगे, मंगल भी अच्छे होंगे और गुरु भी अच्छे होंगे। इसी वजह से अब वृश्चिक लग्न के लोगों की समस्या क्या है, आप जरा ध्यान से समझिएगा। वृश्चिक लग्न विच्छू से प्रभावित है और विच्छू से प्रभावित होने के कारण यहां व्यक्ति मंगल से भी प्रभावित है। मंगल है सार्वभौमिक रूप से सेनापति। अब जब जन्म कुंडली में या कोई भी सेनापति अगर राजा बनने की कोशिश करेगा तो वो राज्य को अच्छे तरीके से चला नहीं पाएगा और यही अवस्था उसके कमजोर होने का कारण बन जाती है। सेनापति राजा नहीं बन सकता, राजा सेनापति नहीं बन सकता और मंत्री राजा नहीं बन सकते। जरा सोच के देखिए, रामचरितमानस के प्रधान जो महर्षि गण हैं उसमें महर्षि वशिष्ठ का नाम आता है। सोच के देखिए कि अगर महर्षि वशिष्ठ राजा राम के स्थान पे अपने आप को अभिषिक्त करना चाहते तो हो पाता? नहीं हो पाता। विश्वामित्र जी की स्थिति अलग थी। महर्षि विश्वामित्र अपनी भूमिका निभा रहे थे और
वशिष्ठ जी अपनी भूमिका निभा रहे थे। ये सब दैवज्ञ थे और भगवान के कार्य में ऋषि महर्षि बनकर के उनकी सहायता करने आए थे, उनको अवलोकन करने, उनको बताने आए थे कि धर्म का पथ ये कहता है, राज्य करने का तरीका ये है, श्रेष्ठ राजा क्या होता है, ये वशिष्ठ जी ने हर बार भगवान को बताया है। तो सोच के देखिए कि अगर वृश्चिक लग्न वाले जो कि प्रधानतया सेनापति से और सेनापति के गुणों से युक्त होते हैं, अगर वो राजा बनना चाहें तो क्या ये संभव है? इस कारण से ही कई बार वृश्चिक लग्न वालों को तकलीफ होती है, क्योंकि कई बार वो अपने आप को राजा बनने के बारे में विचार करने लगे। लग्न के अधिपति का दशम में बैठना और मंगल यहाँ बैठे हैं वक्री होकर के 24 डिग्री के, उनका प्रतिफल जो होगा वो नवम भाव की तरफ भी होगा। और यहाँ व्यक्ति कई बार अपने पिता से मतभेद करता है, पिता के तुल्य माता से भी मतभेद कर बैठता है, और कई बार जब लग्न के अधिपति दशम स्थान में बैठते हैं तो व्यक्ति जल्दी ही अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए उद्वेलित होता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती हो जाती है, क्योंकि वो प्रत्येक समस्या को बहुत ही साहस के साथ चाह करके भी उसका हल नहीं निकाल पाता, क्योंकि यहाँ छठवें भाव में बुध और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रह बैठे हैं। एकादशवें भाव में दाहक ग्रह की राशि का बनना अच्छा होता है। एकादशवें भाव में दाहक ग्रह और अग्नि तत्व के ग्रहों का और पापी ग्रह का बैठना अच्छा होता है, लेकिन एकादशवें भाव के अधिपति का छठवें में बैठना दारिद्र दोष बना देता है। इसके कारण व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आए दिन बनी रहती हैं। समस्या को लेकर के जो थॉट बनते हैं, जो विचार बनते हैं, वो कई बार बहुत ही जले बुझे से बनते हैं, और ये उसकी प्रधान समस्या हो जाती है कि वो किसी भी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करे और कैसे उसको उसका समाधान ढूंढे। यहाँ पे चंद्रमा अष्टम में है, जो मुख्यतया व्यक्ति को व्यापारिक नेचर देते हैं। भाग्य भाव के अधिपति का अष्टम में होना और गुरु से छठवें आठवें बैठना, ये इस जातक को कई बार आज्ञाकारी बनाने की कोशिश में कई बार असफलता भी देता है, और कई बार व्यक्ति के खर्च उसके पड़े जेब में पैसे से ज़्यादा हो जाते हैं। उसके जेब में पड़े पैसे से उसके खर्च ज़्यादा हो जाते हैं, और यही नहीं, कई बार तो उसको अपने से बड़े लोगों का बहुत सही मायने में सटीक सहयोग भी नहीं मिलता है। देवगुरु बृहस्पति इस कुंडली के धनेश होते हैं, और धन भाव के अधिपति होकर के अगर वो नीच के बैठेंगे तो निस्संदेह समस्या बढ़ जाएगी। ये कुंडली वर्गोत्तम लग्न की बनी है। वर्गोत्तम लग्न की कुंडलियां निश्चित रूप से सफल होती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैंने अभी तक जितनी कुंडलियां देखी हैं उसमें वर्गोत्तम लग्न को अधिकांश सफल होते ही देखा है। पर समस्या क्या है, अब बात करते हैं। भाग्य भंग योग का लगना, राहु का प्रभाव सूर्य और शनि को प्रभावित करना, क्योंकि इस कुंडली में जरा ध्यान से समझिए तो शनि को पंचम भाव में नहीं बैठना चाहिए था। या तो वो अपने भाव में बैठे होते, या तो फिर वो किसी ऐसे भाव में बैठे होते जहाँ के वो कारक होते हैं। पर एक अच्छा ग्रह अगर अच्छे भाव में बैठेगा तो फल को चौगुना वृद्धि कर देगा, लेकिन एक बुरे भाव का अधिपति अगर अच्छे भाव में बैठेगा तो चाह करके भी वो थोड़े बहुत कमज़ोर परिणाम के साथ साथ अच्छे परिणाम के साथ साथ कमज़ोर परिणाम के साथ साथ अच्छे परिणाम देता रहता है। बात समझ रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ? मैंने बात कही, अच्छे भाव में बुरे भाव का अधिपति भी परिणाम अच्छा करने को विवश होता है। जैसे केंद्र में आकर के सारे ही पापक ग्रह और शुभ ग्रह तटस्थ हो जाते हैं, वो चाह करके भी बुरे और अच्छे परिणाम नहीं दे पाते, मतलब बिल्कुल लेवल में आ जाते हैं, क्योंकि वो केंद्र का लक्ष्मी स्थान है, विष्णु का स्थान कहा जाता है, लक्ष्मी माता का, और भगवान नारायण का स्थान कहा जाता है। इस वजह से वहाँ आकर के किसी की भी चलती नहीं है। परंतु जन्म कुंडली के पंचम भाव में शनि अगर बैठेंगे, जो इस कुंडली के लिए तृतीयेश भी होते हैं, चतुर्थ भाव के अधिपति होकर के घूम करके उन्हें तृतीय भाव के अधिपति होने के कारण दोष युक्त भी माना जाता है, उस पर राहु की दृष्टि हो गई, सूर्य जैसे क्रूर ग्रह की दृष्टि बन गई, या वो वहाँ स्वयं बैठ गए, और सूर्य इस कुंडली के दशम भाव के अधिपति होकर के पंचम में बैठे हैं मित्र की राशि में। पर सूर्य जहाँ बैठे हैं उसका डिस्पोजिटर प्लैनेट गुरु पहले ही अपने आप को नीच कर रहा है, और साथ ही साथ गुरु और चंद्रमा का सहयोग बहुत अच्छा नहीं बना है। ये तमाम जो स्थितियां बन रही हैं वो जातक के जीवन को परेशान और पटरी से उतारने के लिए काफ़ी है। क्लियर है?
तो मूलतः राहु ने इनको मेहनती तो बनाया, पर मेहनत करने वाले ग्रह जन्म कुंडली के पंचम भाव में नीचा विलासी हो गए और चतुर्थ भाव के अधिपति पंचम में, तो प्रेम अब कंफ्यूज हो रहा है। क्यों? क्योंकि सूर्य और शनि दोनों एक साथ बैठ गए, और अब वहाँ शनि और सूर्य जब एक साथ बैठेंगे तो शनि का बल बढ़ेगा, क्योंकि ये सूत्र है। क्योंकि गुरु के साथ अगर चंद्रमा बैठते हैं तो चंद्रमा का बल बढ़ता है, सूर्य के साथ जब शनि बैठते हैं तो शनि का बल बढ़ता है। तो शनि का बल बढ़ेगा तो आपकी कुंडली में बल किसका बढ़ना चाहिए था? आपकी कुंडली में दशम भाव के अधिपति का बल बढ़ना चाहिए था, क्योंकि वो दशमेश हैं और अच्छे भाव के अधिपति हैं, और सूर्य और मंगल दिग्बली होकर के अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम देने लगते हैं। पर यहाँ दशम भाव में मंगल दिग्बली होकर के अच्छे परिणाम तो दे रहे हैं, पर मैंने एक बहुत पहले सूत्र बताया था। क्या बताया था? कि दशम स्थान में शुक्र और दशम स्थान में अकेले मंगल व्यक्ति को क्षेत्र से संबंधित समस्याएं पैदा करते हैं, और ये जातक अपने करियर को लेकर के बहुत ज़्यादा है परेशान, क्योंकि पंचम भाव के अधिपति जन्म कुंडली में तृतीय में। तो अब क्या होगा कि तृतीय और पंचम भाव के अधिपति परिवर्तन कर रहे हैं, जिसके कारण ये क्रमशः दोनों ही ग्रह बलवान होंगे, लेकिन आरंभ में कष्ट देंगे, बाद में चल करके इनके अच्छे परिणाम मिलेंगे। अब आपको मैं घूम करके इनके लग्न पे लेके आता हूँ। लग्न बना है 14 डिग्री 17 कला अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण का ये लग्न बनेगा। ध्यान से समझिए, मुझे देखिए। लग्न बना है 14 डिग्री 17 कला अनुराधा नक्षत्र के चौथे चरण के अधिपति बनेंगे शनि, मंगल। अनुराधा नक्षत्र के अधिपति बन गए शनि, और वो शनि इस कुंडली के लिए कारक नहीं होते। इसका अर्थ होगा कि लग्न एक ऐसे नक्षत्र का बना है, लग्न के अधिपति और लग्न के नक्षत्र के अधिपति परस्पर और चरण के अधिपति परस्पर शत्रु हैं। इस कारण से व्यक्ति को दिक्कत हो रही है, और इसी कारण से कई बार मंगल और शनि जब एक दूसरे से, तो मंगल ने शनि को देखा है, और शनि की दृष्टि यहाँ पे तो सामान्य है, यहाँ के लिए भी सामान्य है और यहाँ के लिए अच्छी नहीं है, तो धन से संबंधित समस्या बन रही है, क्योंकि धनेश पहले ही अपने आप को परेशानी में रखे हैं। परिवर्तन योग अगर नहीं होता तो ये और भी कष्ट वाला समय हो सकता था। गनीमत है कि कम से कम गुरु और शनि ने परिवर्तन करके अपने आप को दोनों ने बली और बैलेंस किया है। तो कुंडली में समस्या प्रधानतया के यहाँ है, तो परेशानी का कारण यहाँ चंद्रमा, गुरु का सकट में जाना, राहु का शनि और सूर्य को देखना, शुक्र और बुध का छठवें भाव में बैठना अच्छा नहीं होता है, और छठवें भाव के अधिपति का दशम में बैठना, लग्न के अधिपति के ऊपर और लग्नेश के ऊपर किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं है। लग्नेश को भी किसी शुभ ग्रह ने नहीं देखा है। हाँ, ये बात है कि लग्नेश लग्न को देखा है तो व्यक्ति किसी भी समस्या से अपने आप को निकालेगा, जुझारू प्रवृत्ति का होगा, खरी बोलने वाला होगा, और लक्ष्मी संपन्न योग लगा करके बैठा है। इसका अर्थ निश्चित रूप से इतना है कि व्यक्ति कम से कम किसी भी विषम परिस्थिति से अपने आप को निकालने में सहयोगी है। पर अगर ये बात नहीं होती तो और भी ये अच्छी बात होती। अब दशमांश कुंडली को देखते हैं। दशमांश कुंडली में सूर्य और चंद्रमा का दशम स्थान में जाना व्यक्ति के दिमाग में इरेगुलरिटी भी दिख रही है। इसको बदलिए और रेगुलर एक जैसे और एक काम पे टिक करके मेहनत करने की कोशिश करिए। आपकी कुंडली में आपका चंद्रमा अस्त व्यस्त है, क्योंकि सबसे पहले तो वो पापक बना, और आप हैं मिथुन राशि के। मिथुन राशि के लोग मतलब राजकुमार से प्रेरित, और राशि का अधिपति बुध जन्म कुंडली में कहाँ बैठा? विपरीत राजयोग। शुक्र कौन है? विपरीत राजयोग। अब ये जो स्थिति बन रही है वो व्यक्ति के जीवन में, चलो ठीक है कि बाद में कुछ अच्छी स्थितियां बनेगी, पर पहले तो दिमाग गर्म कर रहे हैं, तो ये परेशानी यहां से बन रही है। मतलब मुख्यतया आपको एक बात बता दूं कि जन्म कुंडली में चाहे कितने भी ग्रह कितने अच्छे बैठे हों, अगर जो चंद्रमा कमजोर हैं तो सारे के सारे ग्रहों के प्रभावों को कमजोर करने के लिए वो काफी होते हैं। हमारे यहाँ बिजली कभी कभी आती है। आपको पता है, मैं सुबह कार्यक्रम बनाता हूँ, 10 बजे बैठता हूँ। 10 बजे शनि के राशि परिवर्तन के कार्यक्रम को बनाते बनाते बिजली आते काटते पिटते जाते जाते 1 बज गया। सोच के देखिए मेरी स्थिति कैसी है। बिजली नहीं तो कार्यक्रम नहीं बना सकते, क्योंकि पंखा अगर चलाऊंगा तो गड़बड़ी होगी, और इस कार्यक्रम को मैं पंखा चला करके बना रहा हूँ, और उसकी आवाज़ कैमरे में आती है, वॉइस में। इस वजह से बहुत मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से लोग जो हैं वो ये कहते हैं कि पंडित जी कार्यक्रम जल्दी बना दीजिए। वेटिंग वीडियो बनाने की 3 महीने से ज़्यादा की है, और
ऐसे में ये समस्या है। दूसरे नंबर पे बिजली जो है वो बिल्कुल भी नहीं आती है, गर्मी इतनी कि पूछो मत, वो दिख रहा होगा। आइए शुरू करते हैं। दशमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का छठवें में जाना, गुरु और शुक्र जैसे दो शुभ ग्रहों के संग रहना, पर जन्म कुंडली में लग्न के अधिपति दशमांश कुंडली के और दशम के अधिपति परम मित्र पर ये बैठे हैं दोनों एक दूसरे से अपनी ही अपनी राशि में। इस वजह से निश्चित रूप से ये कुंडली सफल होगी, बस थोड़े से शांति से वक्त बिताने की आवश्यकता। आपकी कुंडली में 2026 के फरवरी से बहुत अच्छा समय आएगा, अभी थोड़ा शांत रहिए और जो काम कर रहे हैं उस पर रेगुलर आइए, क्योंकि अगर आपने थोड़ी भी इरेगुलरिटी दिखाई, और मिथुन राशि के लोग क्या करते हैं कि उनके पास अधीर स्वभाव धर लेते हैं, उनका धैर्य बड़ा जल्दी जवाब दे देता है। वैसे भी आपकी कुंडली में लग्न को मंगल देख रहे हैं तो स्वभाव तो वैसे भी है, गुरु के ऊपर राहु का प्रभाव आपके अंदर ऑप्टिमिस्टिक प्रवृत्ति देते नहीं है। ये इतनी सारी समस्याएं इस कुंडली को परेशान कर रही हैं। नवमांश कुंडली में मंगल और चंद्रमा का एक साथ बैठना और धन भाव में शत्रु के राशि में शनि का बैठना, जो इस कुंडली के लिए यहां तो सामान्यतः कमजोर ही थे, यहां भी आकर के वो परेशान कर रहे हैं। तो इस कुंडली में जो मेहनत और चौथा भाव है, जो मानसिक शांति का भाव है, उस भाव का अधिपति भी आपको बिगाड़ रहा है, और वो चूंकि तीसरे भाव का अधिपति है और सप्तम भाव को देखेगा तो निस्संदेह आपको किसी भी तरीके से चैन नहीं लेने देगा। भले मित्र की राशि को देख रहे हैं, पर वस्तुतः वो उस भाव के भी तो अधिपति हैं जो आपसे खूब मेहनत करवाना चाहते हैं और नहीं चाहते हैं कि आप शांत रहें, आपके जीवन में कष्ट डालना चाहते हैं। यही स्थिति यहाँ पे अगर देखेंगे तो शनि वृषभ राशि के बैठे हैं और यहाँ से बैठ करके चतुर्थ स्थान और तृतीय भाव के अधिपति होकर के व्यापार को हालांकि ठीक कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा तो नहीं, पर फिर भी राहु आगे बैठे हैं जो इनका मार्ग प्रशस्त तो कर रहे हैं और व्यक्ति को डीपली सोचने वाला बना रहे हैं और अपनी जिम्मेदारी का एहसास कराने वाला बना रहे हैं। इसके साथ साथ अष्टम भाव के राहु कई बार व्यक्ति की समस्या को कई गुना बढ़ाने का भी काम कर रहे हैं। हालांकि इसमें सहयोग चंद्रमा यहाँ से ज़्यादा, आपकी कुंडली में चंद्रमा ही मुझे सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला दिख रहा है। यहाँ पे गुरु ठीक हो जा रहे हैं, उनका नीच भंग हो जाएगा। मैंने बात कही थी, नवांश कुंडली में अगर ग्रह उच्च का हो और लग्न कुंडली में नीच का है तो निस्संदेह वो अपनी दशा में अच्छा परिणाम करेगा। आरंभ में थोड़े कमज़ोर, बाद में जाकर के वो निस्संदेह अच्छा परिणाम करेगा और पक्का करेगा। दशमांशा कुंडली में भी गुरु कम से कम ठीक बैठे हैं, सूर्य और गुरु का प्रभाव ठीक जा रहा है, ये स्थिति यहाँ पे है। नवमांश कुंडली में उच्च के गुरु, मित्र की राशि में सूर्य, मंगल अपनी राशि के, शनि शत्रुगत हो रहे हैं, इस वजह से दाम्पत्य में थोड़ी बहुत कमजोरी देखने को मिल सकती है। हालांकि शनि वहाँ अपनी राशि को देख रहे हैं और यहाँ राहु बैठे हैं तो पत्नी के नाम पे भी व्यापार किया जा सकता है, पत्नी के साथ जुड़ करके भी व्यापार किया जा सकता है। चल अचल संपत्ति के योग आपकी कुंडली में हैं। पिता और पुत्र के बीच में मतभेद न हो तो बड़ी अच्छी बात है, पर माता के मतभेद भी न बने। कई बार माता का जो दाम्पत्य वाला क्षेत्र होता है वो थोड़ा परेशान होता है। ये मैंने इतनी बात बताई। अब आपको मैं बताऊंगा इस कुंडली के लिए अभी सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की आवश्यकता होगी उसके आधार पे, चूंकि गुरु का नीच भंग हो रहा है, मैं सबसे पहले पुखराज धारण करने को कहूँगा और दूसरे नंबर पे रक्त चंदन की माला गले में डालिए और सूर्य अर्घ अवश्य ही दिया करिए। रविवार को बिल्कुल भी नमक बंद कर दीजिए और साथ ही साथ मंदिर का दर्शन प्रत्येक दिन नियमित रूप से, दुर्गा सप्तशती के देवी कवच का पाठ प्रत्येक दिन अगर हो सके तो अवश्य करिए और कम से कम प्रत्येक दिन क्या, मैं इतनी बात जरूर कहूँगा कि मंदिर दर्शन कभी भी छूटना नहीं चाहिए। और रविवार के रविवार गाय का दर्शन, गाय की सेवा और मांसाहार बिल्कुल बंद। इस कुंडली के लिए अंक सबसे अच्छा होगा 9, मतलब 9 तारीख। 9 तारीख हो जाए, 27 तारीख हो जाए और यही 2 तारीख और 18 तारीख, मतलब अंक में 9 अच्छा रहेगा। राशियां जो आपकी कुंडली में मीन और कर्क बहुत अच्छी रहेंगी। झगड़ा मत करिएगा मेष वालों से, मिथुन वालों से, तुला वालों से, धनु वालों से और सिंह वालों से झगड़ा मत करिएगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में मंगलवार का दिन बहुत अच्छा रहेगा। नक्षत्र के आधार पर आपकी कुंडली में श्रवण, उत्तरा फाल्गुनी, उत्तराषाढ़ा, उत्तरा भाद्रपद, अनुराधा और इसके साथ साथ आपकी कुंडली में मृगशिरा भी अच्छा रहे, रोहिणी भी अच्छा रहे और रेवती के साथ साथ वरुणी भी अच्छा रहे। आपकी कुंडली में पार्टनर के साथ संबंध अच्छे रहेंगे। दाम्पत्य में आने के बाद भी आर्थिक कष्ट नहीं है, अभी कष्ट थोड़ा रहेगा। 2026 के फरवरी तक ऐसे ही चलेगा, धीरे धीरे फिर चीज़ें ठीक होंगी। क्लियर है?
बल आपके पास मंगल का है। मंगल से संबंधित आप कोई भी कारोबार कर सकते हैं। शेयर, सट्टेबाजी, लॉटरी आदि से भी धन है, पर इसके अतिरिक्त आपको मंगल से संबंधित कोई भी व्यापार करना चाहिए। कपड़ों का कारोबार आपकी कुंडली में बहुत ज़्यादा सूट करेगा। सितारे से जड़ा हुआ, तार से बना हुआ और धातुओं का कारोबार, इसके साथ साथ लहंगा, चुन्नी, डिज़ाइनर फैंसी ड्रेस, ये सब आपकी कुंडली में बहुत अच्छा है। आप उस पर फोकस करिए। आपकी कुंडली में सबसे ज़्यादा सहयोग और धन आपकी माता से आपको प्राप्त होने वाला है। आप अपने माता का सहयोग नहीं करेंगे तो आपको कष्ट होगा। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में माता आपके कारण चिंतित हो सकती हैं, उनको ठीक करने की कोशिश करिए। बड़ों का आदर अतिरिक्त बल देता है अपने आप को। इस वजह से बड़ों का आदर, गुरुजनों का सम्मान, ग्रंथ का अध्ययन, राम रक्षा स्तोत्र का पाठ, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ या सुनना, यह आपकी कुंडली के और जीवन के रास्ते को बिल्कुल सही कर सकते हैं। इतना काफ़ी है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।